एनसीईआरटी हम पढ़ते तो हैं, बट क्या हम प्रभावी तौर पर पढ़ते हैं? क्या अगर कोई क्वेश्चन उसमें पूछा गया है तो क्या हम इफेक्टिवली उसका आंसर दे सकते हैं? तो आज का जो हमारा हेडिंग है वह है एनसीईआरटी को इफेक्टिव तौर पर कैसे पढ़ें, यूपीएससी के लिए, यूपीपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए और अन्य प्रतियोगी एग्जाम के लिए। यहां पर यह वर्ड जो इफेक्टिव है, इस इफेक्टिवनेस का मतलब इस एग्जाम के अगर हम प्रोसेस से देखें तो इसके दो मीनिंग लिए जा सकते हैं। एक मीनिंग, जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं 6 से 12 तक की, तो उसमें हम कैसे हमारी सीक्वेंस हो कि हम प्रभावी तौर पर पढ़ें, और दूसरा उसके मीनिंग हो सकता है जब हम एक बार चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को कैसे पढ़ें कि हमें मैक्सिमम गेन हो। यहां पर जो फर्स्ट मीनिंग मैंने बताया कि आपको कैसे चैप्टर की सीक्वेंस रखना है, उसमें आप जो सिमिलर चैप्टर हैं उनको एक साथ पढ़ सकते हो, लाइक डेमोक्रेसी का चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर है, राइट्स का चैप्टर है, इस तरह। यह आज हमारा टॉपिक का विषय नहीं है। हमारा आज टॉपिक का विषय है जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो उस रीडिंग से हम इफेक्टिव कैसे लें, जो हमारे इस एग्जामिनेशन प्रोसेस के जो है यूजफुल हो, उपयोगी हो। जहां हम रीडिंग जो करें वो बिटवीन द लाइन कैसे करें, जब वहां पढ़े हम तो वहां पर वह कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, और हमारी जो अदर रीडिंग है उसमें वह कैसे हेल्पफुल हो सकता है। यह जो हमारा डिस्कशन है वो केवल एनसीईआरटी के लिए नहीं, फिर आप किसी भी तरह की रीडिंग करेंगे उसके लिए वह यूजफुल होगा, उसके लिए यूजफुल होगा। अब जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो कई मिसकंसेप्शन है, तो ये तो बेसिक बुक्स हैं, काम के नहीं है, बस पढ़ लिया, बस एक बार पढ़ना है, आपको फॉर्मल रीडिंग करनी है, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं, इसको आपको इम्बाइब करना है, इसे आपको अपनी स्किलिंग में लाना है, इससे आपको अपनी भाषा में लाना है जब आप उत्तर लिख रहे हो। यह फिर मिसकंसेप्शन है कि बेसिक है तो क्या पढ़ना है, एक बार पढ़ लिया बस पढ़कर काम चला लिया, और पढ़कर नोट्स नहीं बनाते हैं, वह भी जो है मिसकंसेप्शन है। पढ़ने के बाद उसका होलिस्टिक शॉर्ट नोट्स बनना चाहिए। शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं कि 300 पेज की बुक है तो 200 पेज का शॉर्ट नोट्स ही बन गया। वह इतना मिनिमम होना चाहिए कि आप उसको बहुत जल्दी रिवाइज कर सको, और वह इतना मिनिमम होना चाहिए उसको बार बार पढ़ने से वो चीजें आपके जहन में आ जाए, बिकॉज जब तक वह जहन में नहीं आएगा आप मेंस की आंसर राइटिंग अच्छे से नहीं कर सकते। और तीसरा कि एनसीईआरटी से केवल फैक्ट्स रटना है, ये तो कंसेप्चुअल बुक है ही नहीं, तो मेंस के लिए यूजफुल ही नहीं, वह भी गड़बड़ है। इसे जो है हम देखेंगे कैसे, तो इसके लिए मैं 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की, वह ले रहा हूं, जिसे हम पढ़ते नहीं क्योंकि हम लक्ष्मीकांत को भगवान मानकर पढ़ लेते हैं, बस इससे बेड़ा गर्क हो जाएगा, इससे हमारा पीटी और मेंस दोनों हो जाएगा। परंतु लक्ष्मीकांत केवल प्रीलिम्स की है, मेंस की नहीं है। मेंस में वह लैंग्वेज नहीं है वहां, और मेंस के लिए आपको यह बुक जो है वह आपको पढ़नी होगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसकी लैंग्वेज को आपको जो है इम्बाइब करना होगा अपनी राइटिंग में। इसको हम देखेंगे कि इसको कैसे हम पढ़ें। तो इसमें एनसीईआरटी, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। एक्चुअल में जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें वहां पर लिटरल लाइन का मीनिंग नहीं लेना है। हमें पढ़ते समय यह ध्यान देना है कि यूपीएससी वहां से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपीएससी प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपीएससी मेंस में किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, या जब मैं पढ़ रहा हूं तो वहां पर जो लाइन यूज हुई है उसे हाउ आई कैन यूज इन मेंस, और या जब वहां लाइन यूज हुई है तो
प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यह जो बुक है, इसका जो पहला चैप्टर है जो अराउंड 20 to 24 चैप्टर में है, इसकी जस्ट एक पेज में जो है समरी बनाई जा सकती है, और यह एक पेज की समरी से इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मेंस के आंसर किए जा सकते हैं। प्लस जब ये एक पेज की समरी बनाओगे तो उस एक पेज की समरी बनाते समय भी जब पढ़ रहे हो तो वहां यह भी सोचना है कि इसे कैसे पढ़ना चाहिए था, इसे कैसे पढ़ना चाहिए था, ताकि जब इतने शॉर्ट नोट्स को तुम बाद में पढ़ो तो याद रहे कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ था। जैसे जो अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं वो इस लेक्चर को पॉज करके बाद में जब देख रहे हैं, पहले इस चैप्टर का 11th क्लास की एनसीईआरटी के इस चैप्टर को रीड करेंगे। रीडिंग करने के बाद पुनः इसको लेक्चर को देखेंगे। जैसे यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे पहले डिस्कशन है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। यहां पर संविधान क्या है यह वर्ड तो वह कहता है, परंतु इस चैप्टर में सबसे पहले संविधान क्या है इसे वह जो है सिंपली लिटरल डेफिनेशन नहीं देता है, अपितु यह समझाता है कि संविधान के कार्य क्या है, और कार्य समझाने के बाद यह कहता है कि संविधान वह होता है जिसके उपरोक्त ये कार्य होते हैं। तो इससे इस रीडिंग से यह सीखने को मिलता है कि कई बार जो यूपीएससी डेफिनेशन देता है, जरूर नहीं कि सिंपल जो क्या है डेफिनेशन वही हम उत्तर में लिखें। हम स्टार्ट यह भी कर सकते हैं यह क्यों है, इसका वर्क क्या है, और उससे बता सकते हैं कि यह इसकी डेफिनेशन है। तो यहां पर जब हम बुक पढ़ रहे हैं तो बुक पढ़ने का मतलब हम बुक नहीं पढ़ रहे हैं, हमें उस बुक से यह भी लेना है कि लिखा कैसे जाता है, मेरी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। तो यहां पर जब वह चैप्टर है, तो यहां पर जब यह चैप्टर है तो इसमें चैप्टर में यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में, यहां जब यह चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, तो यहां पर यह शुरू का जो पेज है, इस शुरू के पेज में उसने पूरा एक ग्रुप को समझाया है कि आप एक ग्रुप में हो, आप समूह में हो, और जब आप समूह में हो और आपको एक समूह के साथ चलना है तो आपको क्या चाहिए, आपको सेट ऑफ बेसिक रूल चाहिए। तो संविधान भी उस समूह को आप लार्जर कर दो कंट्री के परिप्रेक्ष्य में, कंट्री के कंटेक्स्ट में, और फिर वह समझाता है कि अब बताओ संविधान क्या है। वह ग्रुप में जो लागू होता है वही संविधान में लागू होता है। तो संविधान का इस तरह वह कहता है कि पहला जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट, कि जब आप उस समूह में हो तो आप उन बेसिक रूल्स को जब मान रहे हो तो आपका जो है बुनियादी जो है विकास हो रहा है, और ये जो बेसिक रूल्स है जो ग्रुप में बनाए हैं वही एक संविधान में एक देश को चलाने के लिए है। तो संविधान का बेसिक वन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वह है कि वह बुनियादी, वह फंडामेंटल रूल्स को बनाता है जिससे एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन स्थापित हो सके। अब यह आपने पढ़ तो लिया, अभी जब आपने पढ़ तो लिया तो आपको इसका इफेक्टिव नोट्स बनाना है कि संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो इसके क्या बता रहा है, फंक्शन बता रहा है, कार्य जब बता रहा है। जब कार्य बता रहा है तो वह बता रहा है इसका कि यह एक सेट ऑफ बेसिक रूल है। अब ये सेट ऑफ बेसिक रूल है, आपके बुनियादी नियम है। अब ये बुनियादी नियम है जो वो क्या है, वह है न्यूनतम समन्वय व विश्वास बहाली के लिए। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह जो है संविधान जो है किस तरह सोसाइटी में सेट ऑफ बेसिक रूल्स के द्वारा जो परस्पर कंपीटिटिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड है सोसाइटी की,
उसमें वह एक समन्वय, वह एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। इस तरह का क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है। और यह तुम्हें सोचना है कि अगर यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर यह क्वेश्चन यूपीएससी अगर पूछ सकता है तो वह कैसे पूछेगा। अगर पूछा है तो मुझे, अगर मैंने पढ़ा हुआ तो मुझे कौन कौन से नियम, कौन कौन से पार्ट याद आने चाहिए जो मैं इस क्वेश्चन में लिख सकूं। बुक में बस इतना ही दिया हुआ है, बट व्हेन यू आर मेच्योर इनफ, तब तुम्हें यहां पर इसको पढ़ते हुए याद आनी चाहिए, क्या मुझे संविधान के प्रावधान याद आ सकते हैं। नोट्स में नहीं लिखा जाएगा, परंतु पढ़ते समय एनसीईआरटी को वह पार्ट तुम्हें याद आना चाहिए, क्यों हो सकता है कि यहां से कुछ लिंकेज तुम्हें मेंस में काम आ जाए। तो इस तरह पढ़ना होता है। सेकंड फंक्शन जो संविधान क्या है, इस चैप्टर में जो दिया है, संविधान जो है यह भी डिसाइड करता है कि समाज में जो शक्तियां हैं उसका अलोकेशन, विभाजन कैसे होगा, कैसे वितरित की जाएगी। अब ये कैसे वितरित की जाएगी, बट कैसे वितरण के बाद भी यह जो है निर्णय इसमें कैसे लिया जाएगा, वो प्रक्रिया क्या होगी, वह प्रोसीजरल पार्ट क्या होगा। क्या सिंपल मेजोरिटी से ली जाएगी, क्या इफेक्टिव मेजोरिटी से ली जाएगी, क्या आपकी स्पेशल मेजोरिटी से ली जाएगी, और वह निर्णय कौन लेगा, किस प्रक्रिया के द्वारा लेगा, वह भी संविधान काम। यहां पर जब ये पूरा चैप्टर है तो इसमें बस इतना सिंपल एक्सप्लेन किया हुआ है, बट जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें पहली रीडिंग में ये समझ में नहीं आएगा। सेकेंड रीडिंग है जो उसमें फिर सोचना होगा यह क्या है, यह कैसे होता है। और शॉर्ट में इसका मीनिंग है सरकार जो है वह कैसे चयनित होती है, सरकार कैसे नियम बनाती है, और सरकार जो है किस प्रक्रिया के द्वारा वह नियम बनाती है, वह संविधान का काम है। अगर मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ लूं कि संविधान क्या है और संविधान के क्या फंक्शन है, और तुम सिंपल जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लिख दो कि पहला काम इसका यह है, सेकंड काम इसका यह, थर्ड काम इसका यह, फोर्थ काम इसका यह, फोर्थ काम यह, तो कोई भी लिख देगा। बट जब तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली है तो, और तुमने बेसिक पढ़ा हुआ है, तो उसमें फिर लिखने के लिए तुम्हें यहां पर फिर एग्जाम्पल देने होंगे। देखो ये रीडिंग है, बट इस रीडिंग से ही आंसर राइटिंग भी है। लिखोगे कैसे, क्योंकि जब हमें पूछा जाता है क्या, तो हम वहीं पर लिखकर अपने आप को समेट देते हैं। हम उसके अंदर बाद में एग्जामिनर को यह कैसे शो करें कि मैंने यह भी पढ़ा है, वह हम एग्जाम में लिखते नहीं। यह एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, इसको हेडिंग दिए मैंने इफेक्टिव, और इफेक्टिव का मतलब है इसका यूज तुम मेंस में कैसे करोगे, और यहीं से प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन वह पूछेगा। और यह इतना नोट्स बना है तो उस समय तुम्हें अपने रूम पर यह सोचना भी है कि इसके लिए संविधान में प्रावधान क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या है। जब यह वह पढ़ोगे तो वह है इफेक्टिव रीडिंग। जब मैंने बोला कि मैं बताऊंगा इफेक्टिव रीडिंग, तो मेरा मतलब है वो इफेक्टिव रीडिंग क्या है। हवा में नहीं कि ऐसे ऐसे करोगे तो हो जाएगा, ऐसे ऐसे करोगे तो उसमें भी तुम क्या करोगे, क्या सोचोगे, वह है इफेक्टिव रीडिंग। और वही इफेक्टिव रीडिंग तुम्हें मेंस में काम देगी। और इफेक्टिव रीडिंग एनसीईआरटी के लिए नहीं है। एनीथिंग जो तुम पढ़ते हो, जो तुम अखबार पढ़ते हो, इवन जब तुम किसी से बातचीत भी करते हो, वहां से भी तुम क्या पॉइंट ले सकते हो जो यूज हो जाएगा, वह है तुम्हारी इफेक्टिवनेस, वह है तुम्हारी प्रभावशीलता, जो हम करते नहीं है। बिकॉज हम लिटरल मीनिंग से पढ़ लेते हैं और पढ़कर यह सोचते हैं कि यह हो गया। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, अब यहां पर इफेक्टिवनेस में
जब ये हम देखो, यह पार्ट हिंदी का, अब यहां पर यह जो पूरा फिर है पार्ट निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं, इस पूरे पार्ट में जब तुम पढ़ोगे, ये पूरा पढ़ लिया, और तो यहां पर केवल और केवल तुम्हारा इफेक्टिव रीडिंग से 4 पेज का जो नोट्स है वो इतना ही बनेगा। क्योंकि अगर नोट्स नहीं होंगे तुम्हारे पास तो यह फिर तुम्हें याद नहीं होगा, बस इतना ही पार्ट होगा। अब जब नेक्स्ट लिखोगे तो यहां पर फिर तीसरा काम बोला है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। अब यहीं से एक वर्ड और निकलता है, संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका है, जब यह चैप्टर पढ़ोगे, यह जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसके बाद तुम्हें 9th और 10th नंबर चैप्टर पढ़ना है, जब एक बार तुम्हारा रीडिंग हो चुका है। जब 9th और 10th नंबर चैप्टर पढ़ोगे, 9th और 10th नंबर चैप्टर जब पढ़ोगे तो वहां पर एक वर्ड दिया हुआ है संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और यहां पर तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है संविधान का शक्तियों पर लगाम। किसके? गवर्नमेंट की। बिकॉज आपने अगर शक्तियां दे दी है, इफ यू हैव गिवन द पावर, हो सकता है कि सरकार या शासन उन शक्तियों का मनमाना उपयोग करे। तो थर्ड फंक्शन यह भी है कि उस पर लगाम कैसे लगाई जाए, और लगाम के लिए आपके पास चेक एंड बैलेंस कैसे हो, और उस चेक एंड बैलेंस के लिए आपके पास सेपरेशन ऑफ पावर, आपके पास इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट कैसे हो, संस्थाओं के बीच में पावर का विभाजन कैसे हो, और वह संस्थाएं एक दूसरे के बीच में कैसे लगाए जा सके, वह है सरकार पर सीमाएं। तो यहां पर जब पूरा पढ़ा तो बस इतना जानना सरकार पर सीमाएं, परंतु जब पढ़ रहे हो तो मन ही मन यह एनालिसिस भी करना है कि जब यह है तो इसका मतलब है यह है, और यह है तो यह सीमा क्यों होनी चाहिए सरकार पर, और इस सीमा के लिए प्रावधान क्या है, तुरंत उस समय सोचना है। क्योंकि वह सोचोगे तभी जब शॉर्ट नोट्स में इतना लिखा है तुम्हें याद आएगा, अदरवाइज याद नहीं आएगा। अदरवाइज तो दूसरी बार भी जब इस शॉर्ट नोट्स को पढ़ोगे तो वहां पर यही देखना होगा कि लिखा क्या है, वहां पर बस यही देखना होगा कि लिखा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। रीडिंग में नेक्स्ट पार्ट जो इस चैप्टर में है, नेक्स्ट पार्ट से फिर एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा है तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली गिव्स द पॉलिटिकल आइडेंटिटी बट इट ऑल्सो गिव मोरल आइडेंटिटी। कमेंट। संविधान केवल और केवल राजनीतिक पहचान नहीं देता है, अपितु नैतिक पहचान भी देता है। चर्चा करें, क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हो? क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हो? संविधान जो है वह केवल राजनीतिक पहचान भी नहीं है, अपितु मोरल आइडेंटिटी भी है। कैसे? कैसे? अब तुम लोगों ने पढ़ा है, तुम लोगों ने पढ़ा है तो ये मैं बताता हूं। यहां पर देखो, यहां पर
पहचान का पार्ट यहां पर नीचे है, पेज नंबर 8 पे है। एक मिनट, यहां ये रहा। संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है, कलेक्टिव आइडेंटिटी। और इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा और शासकों में कौन कौन से लोग होंगे। संविधान बनने के पहले हमारी अनेक अन्य प्रकार की पहचान या अस्मिताएं होती है, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं, पॉलिटिकल आइडेंटिटी। दूसरा संवैधानिक नियम हम एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करता है जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है, क्या नहीं। मोरलिटी क्या होती है, एथिक्स तुम्हें क्या डिसाइड करवाता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो संविधान क्या कहता है? संविधान सेट ऑफ बेसिक रूल है। जब संविधान सेट ऑफ बेसिक रूल है और वह ग्रुप में बनाया गया, तो ग्रुप में वह क्या देता है? ग्रुप को क्या कहता है? वो ग्रुप को कहता है कि तुम यह कर सकते हो, यह नहीं कर सकते, यह तुम्हारे लिए प्रतिबंधित है, यह तुम नहीं कर सकते, यह तुम्हें काम करना है। वह सब कुछ काम कहां का होता है? मोरालिटी का होता है ना। और वह जो मोरालिटी संविधान में अपनाई गई है, जिसे सबको मानना है, तो वह एक तरह से एथिकल गाइडिंग लाइट है कि नहीं, वही पार्ट है। और इस सिंपल लाइन से यहां पर यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन हो सकता है, और फिर तुम ताकते रहोगे कि यूपीएससी ने क्वेश्चन कहां से पूछ लिया, और उस मोरालिटी का मीनिंग कुछ भी लेते रहोगे। डीपीएसपी ले लोगे, एफआर ले लोगे, पर बेसिक फंडामेंटल तय क्या करोगे? इस बारीकी को जानना मतलब होता है पढ़ना। हेडिंग भले ही जरूर है एनसीईआरटी पढ़ना, बट इफेक्टिव इसकी हेडिंग होनी चाहिए हाउ टू रीड इफेक्टिवली। हमें पढ़ना कैसे है, हमें जब यह पढ़ लिया यहां से टेक ऑन कैसे करना है कि यूपीएससी कैसे पूछेगा। यूपीएससी कैसे पूछेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है न केवल राजनीतिक बल्कि नैतिक पहचान भी देता है, चर्चा कीजिए। कैसे करोगे? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। और यह आंसर कहां है? केवल यहां पर। इसका मतलब होता है इफेक्टिव। और यहां पर जब इतना है तो ये तुम्हारे शॉर्ट नोट्स होंगे, यहां पर बस इतना ही लिखा हुआ बुनियादी पहचान। और यह शॉर्ट नोट्स बस इसलिए इतना लिखा हुआ है क्योंकि तुमने जब पढ़ा तो याद रखा कि इसका मतलब क्या होता है। पढ़ा इसका मतलब यह नहीं कि केवल लाइन पढ़ लिया जो हम करते हैं, क्योंकि हम निर्भर हो गए किसी और पर कि वो लाइन तो लाइन मुझे पढ़ा दे। और यूट्यूब और ये कंटेंट टेररिज्म जो चल रहा है ना, उस कंटेंट टेररिज्म में भी जब एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है तो किया कुछ नहीं जा रहा है, लाइन पढ़ाई जा रही है कि लाइन है। उस लाइन का मीनिंग क्या है? वह है एनसीईआरटी का पढ़ना, वह है एनसीईआरटी का पढ़ना। और वहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। और यहां पर इस पढ़ने के लिए फिर हमें सोचना होगा कि यहां क्वेश्चन क्या होगा। क्या ऐसा किया तुम लोगों ने? जब मैंने क्वेश्चन बोला कि राजनीतिक पहचान नहीं केवल नैतिक पहचान भी है, क्या ब्लैंक हुए कि दिमाग चल रहा था? यूर ब्लैंक कि दिमाग चल रहा था? पर पढ़ा तो था ना कि पढ़ा नहीं था? ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों ने पढ़ा नहीं था। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि यहां तो चैप्टर में लिखा हुआ है, चैप्टर में ही लिखा हुआ है। तो यहां मीनिंग। और चौथा जो इसमें गोल लिखा हुआ था, ये समाज की आकांक्षाएं व लक्ष्य। अब मैं अगर तुम्हें क्वेश्चन कहूं संविधान क्या होता है, संविधान के मुख्य बेसिक फंक्शनिंग या कार्य क्या होते हैं, उस पर चर्चा कीजिए। और क्वेश्चन दे दूं 200 वर्ड्स में, तुरंत तुम्हें ये पांचों याद आनी चाहिए और पांचों का एलिब्रेशन होना चाहिए। तब मतलब है कि तुमने अच्छे प्रभावी तौर से पढ़ा है, उसी का मतलब है तुमने अच्छे तौर पर समराइज किया है, और उसी का मतलब है तुम्हारी रीडिंग इफेक्टिव हुई है।
ठीक है। नेक्स्ट, इस चैप्टर में इफेक्टिव रीडिंग को समझने के लिए जो अभी देख रहे हैं, जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा, वो एक बार उसको पॉज करके बाद में पढ़ना, बाद में इस लेक्चर को देखना, एक बार वो चैप्टर पढ़ के, ताकि इंप्लीमेंट करेंगे तो याद आएगा। जैसे नेक्स्ट इस चैप्टर में जो है 11th क्लास की एनसीईआरटी, इसमें फिर लिखा हुआ है कोई भी संविधान है और संविधान को कौन से फैक्टर हैं जो यह बताते हैं कि वह सक्सेस होगा या वो सक्सेसफुल है। बताओ, सोचो। कोई भी संविधान जो है अगर प्रभावी रीडिंग की है तो उसमें यह सोचना है कि कौन से फैक्टर है जो डिटरमाइन करेंगे कि संविधान सक्सेस होगा, संविधान सफल होगा। और यहां पर एनसीईआरटी में ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला, पावर फ्रेगमेंटेशन होना चाहिए, इफेक्टिव चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो इसमें इंस्टीट्यूशनल तौर पर, संस्थागत तौर पर जो है विभाजन होना चाहिए, ताकि इंस्टीट्यूशन एक दूसरे पर बैलेंस लगा सके, जैसे लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, जैसे इलेक्शन कमीशन और अन्य संस्थाएं जो भारत में प्रभावी तौर पर है। दूसरा है कि यहां पर फ्रीडम एंड इक्वलिटी जो है, सभी सदस्य उनको सुरक्षित जो है वह मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेजोरिटी माइनॉरिटी पर अत्याचार कर रही है तो माइनॉरिटी को फील होगा वो जस्ट नहीं है और माइनॉरिटी उसके खिलाफ विद्रोह करेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन असफल हो जाएगा, जैसे रवांडा में हुआ है, जैसे जो है आपका सीरिया असफल हो रहा है। परंतु भारत में इस फ्रीडम और इक्वलिटी को बैलेंसिंग तौर पर जो है हमने उकेरा है। जहां सभी मेंबर्स को हमने दिया है तो वहां पर हमारे नियमों में हमने यह भी किया है कि किस मोड पर वी कैन टेक दैट लिबर्टी, वी कैन टेक दैट राइट। और अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें उस समय एलोब्रेशन करना होगा। तो यह है मतलब यहां पर रीडिंग का। और तीसरा काम दिया है कि संविधान जब जस्ट होगा तब जब लोगों को लगेगा कि मुझे संविधान को मानना चाहिए। और मानना क्यों चाहिए? जब उन्हें फील होगा कि वो जस्ट है, उनके साथ न्याय किया गया है और जबरन उन पर थोपा नहीं जा रहा है, बट बिकॉज दे आर फीलिंग। यही पार्ट यहां पर एनसीईआरटी में देखो, यहां पर दिया हुआ है, यहां पर जो है यह इस पार्ट के बाद दिया हुआ है कि संविधान जो है वह उसे सफल और असफल कैसे प्रचलन में लाने का तरीका यहां पर है। और जब हमने ऊपर जो डिस्कस किए संविधान के फंक्शन, उस पर फिर यहां पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया, तुम्हें से पूछता हूं। जैसे इसने दिया है कि यह काम है, जब यह काम है तो यह संविधान का कौन सा फंक्शन है। जैसे सरकार किसी भी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने या न करने की आज्ञा नहीं दे सकती, तो यह है सरकार की शक्ति या सीमा, वह गवर्नमेंट के पावर पर लगाम लगाता। अब यहां पर जैसे मान लो तुमने इफेक्टिव नोट्स बनाया है, अब इफेक्टिव नोट्स बनाया है, तुमने पढ़ा है, तो इन एक्सरसाइज से तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारी रीडिंग प्रभावी हुई है कि नहीं हुई है। जैसे सरकार को आय संपत्ति की असमानता को कम करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। यह जो पार्ट है संविधान का कौन सा फंक्शन है? सरकार पर सीमा, या संविधान की आकांक्षा का पार्ट है, या वह सेपरेशन ऑफ पावर का पार्ट है, या यह पार्ट जो है वह आपका बुनियादी पहचान है, या वह निर्णय किसके द्वारा उसका पार्ट है? कमेंट करके बताओ, यह किसका पार्ट? यह पार्ट क्या है? अगर पढ़ा है तो इफेक्टिवली, उसका मतलब है इफेक्टिव पढ़ना है। क्या है ये? कौन सा पार्ट है? सरकार को आय और संपत्ति की असमानता को कम करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है। कौन सा होगा? जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, यस, आकांक्षा, एस्पिरेशन, अच्छे से पढ़ा है,
एस्पिरेशन वाला पार्ट, पांचवा फंक्शन। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति, यह कौन सा है? लिमिटेड गवर्नमेंट या ये वाला अलोकेशन ऑफ पावर, यही है ना? क्योंकि इसी में शक्तियों का पृथक्करण है ना, इसी में डिसीजन मेकिंग है ना। फिर है संविधान का वह सर्वोच्च कानून है जिसका सभी को पालन करना पड़ता है, ये क्या है? ये संविधान का कौन सा फंक्शन है? पहला बेसिक रूल, जिसको सभी को मानना है। फिर भारतीय नागरिकता किसी खास नस्ल, जाति या धर्म तक सीमित नहीं रहे, यह कौन सा फंक्शन है संविधान का? कौन सा फंक्शन है? कौन सा फंक्शन है ये? सोचो, वापस पढ़ा नहीं है फिर भी अच्छे से। जब पढ़कर गलती कर रहे हो तो यूपीएससी में जब सामने होगा तो क्या होगा? संविधान के फंक्शन है, पहला बेसिक रूल, दूसरा एलोकेशन ऑफ पावर, तीसरा लिमिट ऑन गवर्नमेंट, चौथा एस्पिरेशन, पांचवा बुनियादी पहचान। हम सब भारतीय हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं आंध्रा से हूं, राजस्थान से हूं, मणिपुर से हूं, मिजोरम से हूं। वह क्या है? वह क्या है? कौन सा फंक्शन है ये जो मैंने बोला? कौन सा फंक्शन है? नहीं, मैं भारतीय हूं, मैं न आंध्रा का हूं, तेलंगाना का हूं, या मैं किसी भी ट्राइब से बिलोंग नहीं करता हूं, न मैं रियांग जनजाति हूं, न मुस्लिम हूं, तो मेरी पहचान क्या है? भारतीय संविधान मुझे पहचान क्या देता है? ये पांचवा फंक्शन है, बुनियादी पहचान। आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है ये कि आप इंडियन सिटीजन हो, आपकी वह पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। ये संविधान का पांचवा, और यह है जो है टेबल प्रीलिम्स में कभी भी मैच द कॉलम में पूछी जा सकती है। प्रीलिम्स में कभी भी पूछी जा सकती है। सामने क्वेश्चन होगा और हम कहेंगे कि हमसे हो नहीं रहा, हमसे हो नहीं रहा है। पढ़ने का मतलब है जब पढ़ लिया है तो यहां यह भी चेक करना कि आंसर क्या होगा। यह तुम्हें चेक करवाएगा। और जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो पढ़ने का मतलब केवल यह नहीं पढ़ना है, कार्टून्स को भी देखना है कि कार्टून से तुम्हें सोचने को क्या मिल रहा है, क्योंकि वह कार्टून जो है तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगा, तुम्हारी थिंकिंग को बनाएगा। तो कार्टून का भी यहां पर रोल है एनसीईआरटी को प्रभावी तौर पर पढ़ने के लिए। ठीक है। और नेक्स्ट इस चैप्टर में जो है फैक्टर्स दिए हुए हैं, और यहीं पर फिर उसने कहा है कि अगर मैं जैसे तुम्हें क्वेश्चन बोलूं, जो एनसीईआरटी में लास्ट में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, यह क्वेश्चन, तो तुम्हारे पास पहला चैप्टर पढ़ने के बाद आर्गुमेंट क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। जैसे यह क्वेश्चन है, रजत ने अपने शिक्षक से पूछा, संविधान एक 50 साल पुराना दस्तावेज है और इस कारण पुराना पड़ चुका है, किसी ने इसको लागू करते समय मुझसे राय नहीं मांगी, यह इतनी कठिन भाषा में लिखा हुआ है कि मैं इसे समझ नहीं सकता, आप मुझे बताएं कि मैं इस दस्तावेज की बातों का पालन क्यों करूं, व्हाई आई शुड फॉलो। और जब तुमने पढ़ा है एनसीईआरटी तो तुम्हारे मन में क्या तर्क आने चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन तुम्हें फिर समझाएंगे कि तुम्हारा पढ़ने का जो पार्ट है सफल हुआ है कि नहीं हुआ है। और इन क्वेश्चन के बाद जब यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे जो चैप्टर से मैच करते हैं, उससे पता लगेगा कि तुमने इफेक्टिव रीड किया है कि नहीं किया है।
और इस इफेक्टिव रीडिंग से ही तुम्हारा ये नोट्स मेकिंग होगा, जो केवल एक पेज का होगा इस पूरे चैप्टर का। और यह एक पेज की नोट्स मेकिंग तब आएगी जब तुम सेकंड और थर्ड रीडिंग से गुजर रहे हो। फर्स्ट रीडिंग में इतना नोट्स नहीं आएगा, फर्स्ट रीडिंग में तो तुम्हारी आधी बुक ही उतर जाएगी नोट्स में। सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज जब होगा तब यह तुम्हें इफेक्टिवली होगा। और रीडिंग के लिए हो सकता है कि तुम्हें एनसीईआरटी 2 बार पढ़ना पड़े, बिकॉज एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब पढ़ना नहीं है, यहां से यू हैव टू टेक द लैंग्वेज, कि वहां पर भाषा कैसे लिखी हुई है, उस भाषा को मेंस में कैसे यूज करना है, और यहां से प्रीलिम्स के कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे यहां पर एक वर्ड है सामाजिक जनतंत्र, और एक क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, जैसे उसने एक बार क्वेश्चन पूछा है सामाजिक सुभेद्यता पर, सोशल वल्नरेबिलिटी पर। ऐसे उसका क्वेश्चन हो सकता है सामाजिक जनतंत्र से आपका क्या आशय है। जैसे वो जब क्वेश्चन पूछता है सामाजिक पूंजी पूछ सकता है, मानवीय पूंजी पूछ सकता है, तो वो सामाजिक जनतंत्र तो पूछ ही सकता है। क्या तुम लोगों ने पढ़ा था उसको? यहां पर जहां अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद का जहां चित्र दिया हुआ है, वहां पर जो है सामाजिक जो है यह भी समझाया गया है कि सामाजिक आपका जनतंत्र क्या होता है, और जिस पर यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। ये यहां पर नहीं, एक और ब्रैकेट है जहां पर सामाजिक जनतंत्र लिखा गया है, यहां पर ये रहा। इस पर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडिया हैव अचीव्ड द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ड्रीम ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इज फार अवे। कमेंट। भारत ने राजनीतिक जनतंत्र को तो प्राप्त कर लिया है, परंतु सामाजिक जनतंत्र की प्राप्ति में अभी हम बहुत पीछे हैं, चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन यहां से इस पैराग्राफ से बन सकता है, और यह सोचोगे वही मतलब है तुम्हारा इफेक्टिव रीडिंग। और जब तक इस सामाजिक जनतंत्र का मतलब नहीं पता लगेगा, क्योंकि ये तुमने पढ़ा नहीं, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो इन ब्रैकेट को छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो रीडिंग ऐसे होती है। तो इफेक्टिव रीडिंग के लिए, एनसीईआरटी के लिए तुम्हें रीड बिटवीन लाइंस आना चाहिए, तुम्हारे पास प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसका मेंस और पीटी का कलेक्शन होना चाहिए कि कैसे पूछता है, जरूर नहीं कि तुम्हें याद रहे। और फिर उनके आधार पर जब तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास यह आर्गुमेंट करने का साहस होना चाहिए कि यहां से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तब उसका मतलब है एनसीईआरटी की रीडिंग करना, तब उसका मतलब है तुम यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो। हवा में एनसीईआरटी ऐसे पढ़ते हैं कि तुम्हें याद रह जाए, उसका मतलब नहीं है। यहां से कैसे टेक ऑन करोगे, गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो यह मतलब है एनसीईआरटी। इस लेक्चर को वापस अगेन देखना जब एक बार पहला चैप्टर पढ़ लो 11th क्लास का, क्योंकि यह एनसीईआरटी हम लोग पढ़ते नहीं, हमें लगता है कि लक्ष्मीकांत पढ़ गया तो एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर एनसीईआरटी में ऐसी ऐसी बात लिखी हुई है, ऐसी लैंग्वेज है जो तुम्हें मेंस में यूज करनी है। और इसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी की भी बुक है जो ऑल्दो पोल साइंस की है, बट उसके कुछ चैप्टर पढ़ने हैं अगर हमें आर्गुमेंट अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो। ठीक है, कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो यह पार्ट देख सकते हो। आज मैंने सिंपल लिया है एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, इसको इंप्लीमेंट करोगे एक बार
जब पढ़ लोगे उसके बाद। और इस तरह है जो है शॉर्ट नोट्स बनाओगे, जिन्होंने जो है स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले सकते इस नोट्स का। ये नोट्स हैं, इनका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि तुम्हें ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। इसके बेस पर तुम बाद में अपना जो है चेक कर सकते हो कि क्या ऐसे ही पढ़ते हैं क्या, क्योंकि यही पार्ट तुम्हारा राइटिंग का है और यही पार्ट तुम्हारे प्रीलिम्स का भी है। क्लियर? चलो आगे मिलते हैं कभी और। शाम को 9 बजे जो डिस्कशन हो रहा है थॉट प्रोवोकिंग माइंड, उसको भी अटेंड किया करो। दैट विल हेल्प इन योर माइंड ओपनिंग।